लालच की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लालच की बुनियाद पर उसने एक रिश्ता रखा था, एक शादी की थी। शादी की थी इसलिए क्योंकि वो खुद गरीब था और सामने वाली लड़की अमीर होती है। लेकिन जब उसका जी भर जाता है, जब उसके लालच पूरा हो जाता है, वो सोचता है कि इस सब छुटकारा पाया जाए। छुटकारा पाने के लिए वो तरीका अपनाता है, वो तरीका वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। इतना भयानक जब उसकी गूंज लोगों तक पहुंचती है, संभवतः भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना रही होगी जिसमें किसी पति ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ये तरीका अपनाया होगा। हालांकि ऐसे भी पहले भी मामले रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता चलता है, अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाती है, तो ऐसा फैसला इससे पहले कभी आया ही नहीं था। कातिल एक है, कत्ल करने वाले भी एक ही है, लेकिन उसको सज़ा 2 सुनाई जाती हैं। और ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ ही 5 लाख रुपए के अर्थदंड भी सुनाया जाता है। जब तक इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाएं, तब तक इस व्यक्ति को सलाखों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि इस व्यक्ति का समाज में रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जब ये लोगों को पता चलता है कि अदालत में जज साहब ने कुछ ऐसा ही बोला है, तो हर कोई व्यक्ति इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आतुर हो जाता है कि आखिरकार मामला क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक ज़िला है कोल्लम, और इसी का एक शहर लगता है आंचल। दरअसल एक लड़का जिसका नाम सूरज कुमार होता है, जो कि निजी बैंक में कर्मचारी है, एक दिन कंप्यूटर के पन्ने पलटते पलटते उसके सामने की इश्तिहार आता है। दरअसल 25 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम है उत्तरा। उत्तरा का इश्तिहार देखता है। वो शादी के लिए इश्तिहार था। शादी की जो साइट होती है, वो खुद भी शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसकी फैमिली का बैकग्राउंड चेक करता है तो पता चलता है उस लड़की के पिता रबड़ के कारोबारी हैं, माँ एक इंटर कॉलेज या एक स्कूल की प्रिंसिपल से रिटायर्ड हो चुकी हैं। घर में अच्छी खासी संपत्ति है, घर में शायद इसके अलावा कोई और है भी नहीं। लेकिन लड़की के पास एक दिक्कत थी, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार थी, यानी कि कुछ भी नई नई चीज़ों को सीखने में इसे दिक्कतें होती थीं। बस इसीलिए शायद इसके पास अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, और इसीलिए मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल किया गया था। ये लड़का अपने परिवार के साथ जाता है। हालांकि जब परिवार के बारे में पता चलता है तो इसकी माँ से सिंपल एक गृहिणी होती है और उसके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। लेकिन लड़का बैंक में नौकरी कर रहा था, उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, उससे बहुत आगे तक जाना है, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। जब ये अपनी शादी का प्रस्ताव वहाँ सामने रखता है तो साल 2019 में शादी की बात पक्की हो जाती है। उन्हें खुशी होती है कि कोई उनकी बेटी को अपनाने के लिए उनके घर तक पहुँच गया है। शादी हो जाती है। वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। साल अगला आता है 2020 में, उसको एक बहुत प्यारा सा बेटा पैदा होता है। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। जब शादी की जाती है तो एक बढ़िया कार दी जाती है, सेडान कार दी जाती है उसको, साथ ही 4 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, 768 ग्राम सोना दिया जाता है। साथ ही इस लड़की की परवरिश अच्छे से हो, 8,000 रुपये प्रति माह की दर से उसको पैसे भी दिए जाते थे, ताकि घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लड़का भी कमाता था और घर से, ससुराल से पैसे मिलते थे, उसकी वजह से ये घर बिल्कुल अच्छा चल रहा था। और इसका बहुत बड़ा अच्छा इंश्योरेंस भी कराया गया था, ताकि भविष्य में कि परिवार के किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत आती है तो इंश्योरेंस की बहुत अच्छी खासी रकम मिल सके। तभी उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, इस लड़की से छुटकारा पाया जाए और कहीं नई और अच्छी जगह एक रिश्ते की बात चलाई जाए। इससे अच्छी, इससे प्यारी लड़की होगी। इसके इंश्योरेंस के पैसे, जो इसके पास धन दौलत है, इसके पिता के पास धन दौलत है, वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन वो चाह रहा था कि एक ऐसा तरीका जिससे सभी को लगे कि ये सिंपल एक मौत है, बल्कि कत्ल नहीं है। लेकिन वो कत्ल ही करना चाहता था। उसके लिए मोबाइल पर, कंप्यूटर पर रोज़ ही पन्ने पलटता था और ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे अपनी पत्नी की हत्या करे। कुछ दिन जब बीत जाते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद साल 2020 की ही ये वाक़या है, उसने एक व्यक्ति से दोस्ती करता है जिसका नाम होता है सुरेश कुमार। दरअसल सुरेश कुमार सपेरा होता है। वो बड़े जहरीले सांपों को वश में करने की ताकत रखता था, और जब उससे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद सूरज कुमार उससे कहता है कि यार मुझे एक सांप चाहिए, और ऐसा सांप जो जहरीला हो, जिसके काटने से किसी की भी मौत हो जाए। क्योंकि उसने ये तरीका इसलिए अपनाया था, केरल में इस तरह के सांपों के काटने से मौत होना आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग सांप के काटे जाने से मर जाते हैं। और वो सांप घर लेके आता है एक जार में रखने के बाद, और उस जार को रख देता है अपने ऊपर वाले कमरे में, और अपनी पत्नी से कहता है कि जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ कमरे में मेरा मोबाइल रखा है, तुम उससे मोबाइल को लेके आओ। उस सांप को उसने खोला हुआ था। जाहिर सी बात है, कोई भी उसके अंदर जाएगा। सांप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, शायद वो इंतज़ार में था कि काटे, और जैसे दरवाज़ा खुलता है, वो जो फुंकार मारता है तो लड़की डर जाती है।
ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और चीख पुकार सुनने के बाद इस लड़के यानी कि सूरज कुमार के पिता, माँ, उसके परिवार के बाकी लोग और आसपास के घरों के लोग भी आ जाते हैं ये देखने के लिए कि इनके घर में क्या हुआ है, क्यों शोर मच रहा है। लड़का ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद सूरज कुमार उस सांप को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है कि ठीक है, इसे मारो मत, ये जंगल का जीव है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसको वो बाहर छोड़ के चला आता है। लेकिन वो बाहर नहीं छोड़ के आया था, बल्कि कुछ टाइम के बाद जब 2-4-5 दिन का समय बीत जाता है, फिर से उसी सांप को घर में लाके छोड़ देता है और मौका पाते ही अपनी पत्नी को उस सांप से कटवा देता है। जैसे ही उसकी पत्नी को सांप काट लेता है, वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। लड़के के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो इस लड़की के माता पिता को खबर देते हैं। तुरंत ही इस लड़की को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में लगभग 52 दिनों तक इसका उपचार चला और उपचार होने के बाद ये लगभग ठीक हो चुकी थी। लेकिन इसे अभी इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था, इसलिए लड़के के घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुराल वाले कहते हैं कि हम अपनी बेटी को अपने पास लेके जा रहे हैं, वहीं पर इसकी कुछ सेवा पानी कर लेंगे, ये ठीक हो जाएगी तो तब तुम्हारे पास वापस भेज देंगे। सब कुछ जैसे क्या नॉर्मल था, किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि जो हुआ है वो बहुत ही भयानक हुआ है, लेकिन कि कोई इसके बारे में जानकारी नहीं रखता था। अभी ये सुरेश कुमार से कहता है कि सुरेश कुमार, तुमने जो सांप दिया था उसका इतना जहर था नहीं जिसकी वजह से उसकी पत्नी बच जाती है। कोई ऐसा सांप दो जिसके काटने से सीधा मर जाए इंसान। अब सुरेश कुमार ने एक जहरीला कोबरा पकड़ा और कोबरा पकड़ने के बाद उसको एक डिब्बे में रखकर दे दिया। डिब्बे में छोटे छोटे सुराख कर दिए थे ताकि उसे सांस मिलती रहे। लगभग 13 दिन तक वो डिब्बा अब सूरज कुमार के घर पे रखा रहा। वो इंतज़ार में था कब अपनी पत्नी के पास जाए और जाने के बाद कब अपनी पत्नी को इस सांप से कटवाए। इसके लिए उसने 6 मई का दिन चुना, 6 मई 2020 को। डिब्बे को वो अपने बैग में रखता है। बैग में रखने के बाद सीधा लगभग 44 किलोमीटर दूर उसके घर से उसकी ससुराल थी, वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद जैसा एक घर जमाई, मतलब एक जमाई का काम होता है, एक पति का काम होता है, वो बड़े ही प्यार से एहतराम से पेश आता है अपने सास ससुर के साथ, अपनी पत्नी के साथ। और वो नॉर्मली जाकर अपनी पत्नी के कमरे में जाकर लेट जाता है। पत्नी अभी ठीक नहीं हुई थी, उसका उपचार चल रहा था। उसे साफ साफ कहा गया था कि तुम्हें ज़्यादा नहीं घूमना है, फिरना है, ना ज़्यादा बात करनी है, अपना आराम करना है। बेटा उसका ज़्यादातर अपने नाना नानी के पास ही सो जाया करता था। लेकिन कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही थी सूरज की अपनी पत्नी उत्तरा से, तो वो जाके सोया हुआ था, बैग उसी कमरे में रखा हुआ था। जैसे ही रात काफ़ी हो जाती है तभी वो अपना बैग खोलता है, बैग से डिब्बा निकालता है। डिब्बा निकालने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर उस लगभग 5.5 फुट के उस कोबरे को उसके अपनी पत्नी के ऊपर डाल देता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी पत्नी के ऊपर जाता है, वो कोबरा वहाँ से सरक कर एक कोने में चला जाता है। बड़ा परेशान होता है। उसके पास एक स्टिक होती है जो सांपों को पकड़ने के काम आती है। उस स्टिक से वो सांप को फिर से उठाता है। उठाने के बाद फिर से अपनी पत्नी के ऊपर डाल देता है। लेकिन ये सब काम करने से पहले उसने अपनी पत्नी को जूस में मिलाकर थोड़ा नशीला पदार्थ दिया था, ये सोचकर कि अगर ये काटेगा सांप तो ये आंखें खोलेंगी और वो चीखेगी, चिल्लाएगी, और वक्त पर ये हॉस्पिटल पहुंच गई तो शायद ये फिर से बच जाएगी। इसलिए उसने जूस में नशीला पदार्थ दिया था। उसे पीने के बाद जूस को, उसे नशा था, उसे पता ही नहीं था कि उसके ऊपर सांप डाला जा रहा है, बार बार डाला जा रहा है। दूसरी बार सांप डाला तो दूसरी बार में भी वो सांप वहाँ से सरक कर एक कोने पहुँच जाता है। लेकिन एक बार फिर से इसे पकड़ता है उस छड़ी के माध्यम से, और पकड़ने के बाद फिर से अपनी पत्नी के पास लेके जाता है। 3 बार में वो मामला बिल्कुल उसका कामयाब नहीं हो रहा था। सांप बार बार वहाँ से जा रहा था। इस पर इतना गुस्सा आ जाता है, वो सांप को बहुत देर तक परेशान करता है। परेशान करने के बाद उसको गर्दन से थोड़ा सा पीछे से पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपनी पत्नी के हाथ पर कटवा देता है। और जैसे ही वो सांप काटता है, सांप के काटने के बाद उसे बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है कि इसकी जो पत्नी के शरीर में अब इस कोबरा का जहर फैल रहा है धीरे धीरे। उस सांप को वापस अपने डिब्बे में रखता है, डिब्बे को अपने बैग में रखता है और आराम से सो जाता है। अब दिन निकलता है कि 7 मई 2020 की सुबह, जब इस घर में से कोई उठता नहीं है, कोई आहट नहीं आती, तब इस लड़की के माता और पिता दोनों दरवाज़ा खुलवाते हैं। उसके पति को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि क्या बात है, तुम उठे नहीं। और जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो जो उसकी बेटी है वो बेसुध हालत में थी। उत्तरा को इस हालत में देखने के बाद वो कहते हैं कि तुमने देखा नहीं इसकी हालत कितनी ख़राब से हो रही है, तुमने जगाया क्यों नहीं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था, ये मैंने भी सोचा कि शायद ये आराम कर रही है, इसलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। तुरंत ही उस लड़की को, उत्तरा को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका उपचार के लिए भर्ती कराते हैं। डॉक्टर जब इसका उपचार कर रहे थे, उपचार करने के बाद देखते हैं कि ये तो मर चुकी है, ये बच नहीं पाई, और इसके मरने का जो कारण है वो सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। साथ ही अब पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि सांप नहीं बल्कि दूसरा कारण ये था कि उसने
कोई नशीला पदार्थ उसको दिया गया था सांप के काटने से पहले, तब उसकी मौत हुई है। अब यही बात जब घर वालों ने देखी तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। घर वाले वापस घर आते हैं, आने के बाद पूरा घर देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक घर में कोई सांप दिखाई नहीं देता। जब सांप दिखाई नहीं देता, लड़की के माता और पिता, जो प्रिंसिपल साहब होती हैं माँ, और उसके जो पिता होते हैं रबड़ के कारोबारी होते हैं, उन्हें कुछ शक होता है। वो सोच रहे थे कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, सांप कहीं से आ नहीं सकता, दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, यहाँ से जा नहीं सकता, तो आखिरकार क्या बात है। पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी की सामान्य मौत नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ इसके साथ हादसा ज़रूर हुआ है, आप इस मामले की जांच करिए। शुरुआत में पुलिस इस मामले को गंभीरता से इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि केरल में इस तरह के मामले होना एक आम बात थी। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले को फिर से उच्च अधिकारियों के फ़ोन आते हैं और पुलिस जब सक्रिय होती है तो इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। 75 दिन लगते हैं पुलिस को, और 75 दिनों में लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की जाती है, और ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये मामला है तो क्या है। पुलिस को वो सांप मिल जाता है। सांप इस घर के पीछे ही था, जस्ट क्योंकि जंगल था। जब वहाँ से डॉग स्क्वाड की मदद से जब ये देखने की कोशिश की गई तो सांप मिल जाता है। उसके अलग अलग उसे मतलब मारा गया था। जब सांप इस घर से निकला ही नहीं है, सांप आया ही नहीं है, तो सांप घर के पीछे कैसे पहुंच गया। कोबरा सांप था, उसको ले जाकर उसका भी पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके डीएनए जब कराया जाता है उससे पता चलता है कि उसके डीएनए की रिपोर्ट इस महिला के डीएनए की रिपोर्ट से मैच कर जाती है। तो ये भी बात क्लियर हो जाती है। साथ ही जब पुलिस को शक होता है कि इसमें इसके पति का भी रोल कुछ ख़राब है, तो 24 मई 2020 को इसके पति को यानी कि सूरज कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। लगभग उससे 700 सवाल किए जाते हैं, और 700 सवाल करने के बाद वो टूट जाता है, फिर पूरी कहानी बयां करता है। दरअसल वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को पहली बार मारने की कोशिश की थी, लगभग ये जो हॉस्पिटल में रही है उससे पहले एक सांप से कटवाया था। और साथ ही जब उसकी मोबाइल की डिटेल निकलवाई जाती है तो मोबाइल की डिटेल के आधार पर ही पता चलता है कि एक सपेरे यानी कि जिसका नाम सुरेश कुमार होता है, उससे दोस्ती होती है, जो कि जहरीले सांप रखने का आदी था। उसको जब पुलिस पकड़ती है, उसे हिरासत में लेती है, तो वो अपनी कहानी बयां करता है कि वो अब तक इसको 2 सांप बेच चुका है। पहला भी सांप लगभग 5000 रुपये के आसपास का, और जो कोबरा बेचा था इसने वो 7000 रुपये का कोबरा इसको बेचा था। पुलिस ने लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट लगाने के बाद, सारे सबूत जुटाने के बाद जब ये मामला अदालत में पहुंचता है तो सितंबर 2021 का ये वाक़या है। सितंबर 2021 में जब ये कोल्लम की निचली अदालत जो होती है, लोअर कोर्ट जिससे बोलते हैं, वहाँ जब मामला पहुँचा तो जज साहब ये देखकर, ये सुनकर उस 1000 पन्नों की चार्जशीट को बड़े हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद संभवतः भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा किस्सा है, पहले ऐसा केस है, पहला ऐसा घटनाक्रम है जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए, उसकी इंश्योरेंस की जो लाभ है उसका लाभ लेने के लिए, उसके पास जो सोना चांदी, उसके माँ बाप के पास जो धन दौलत है उसका लाभ लेने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सांप का प्रयोग किया। वो भी 1 बार नहीं 2 बार, और दूसरी बार में भी जब 3-4 बार वो फेल हो जाता है तब उसका सर पकड़कर अपनी पत्नी को जानबूझकर वो कटाने की कोशिश कर रहा था। बोले ये कोई सामान्य केस नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही हीनियस क्राइम है। इसलिए इस व्यक्ति को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तब तक ये सलाखों के पीछे रहेगा जब तक इस व्यक्ति के प्राण नहीं निकल जाते। साथ ही इस पर 5 लाख रुपए के अर्थदंड की भी सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा तो सुना दी गई है, लेकिन अभी उसके पास और भी कई सारे चांस हैं, जैसे क्या हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राष्ट्रपति के यहाँ अपील। अगर उसे कम से कम समय में सज़ा मिले तो शायद किसी भी केस की पुनरावृत्ति ना हो। अभी हाल ही में मैंने एक कहानी सुनाई थी, उत्तराखंड में एक लड़की ने किस तरह से अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए सपेरे से संबंध बनाए और उससे सांप लिया और अपने प्रेमी को कटवा कर वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलवा देती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी सादर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। इस कहानी में भी ऐसी होता है, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो केरल के कोल्लम ज़िले की कहानी हो। दोस्तों, जाते जाते आज अयान कुमार हैं जो कि सोनभद्र के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें सरजू प्रजापति हैं, रंजना शर्मा हैं, अहमद समीर जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, मनीष जायसवाल, उनकी पत्नी उजाला जायसवाल जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, शाहिद खान मेवात के हैं, मोहम्मद शोएब बिहार से हैं, उर्मिला यादव, असरार आलम अररिया से हैं, अवधेश कुमार नासिक से, कृष्णा शर्मा बिहार से, पिंकी कटारिया रुकमणी संत कबीर नगर से हैं, बैतुल्ला मलिक मुंबई के रहने वाले हैं, पूरन सिंह राजस्थान के, और प्रेम कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।